हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक यानी कि निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली नर और नारी के बारे में पढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया आधा नर और आधा नारी। नारी और नर किस तरीके से समान है उसी के बारे में जो है इस अध्याय में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को प्लीज नोट करने का प्रयास कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग बायोग्राफी जो है पढ़ा चुके हैं लेखक का यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का। तो जो भी परिचय को नहीं देखे प्लीज आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में सब कुछ, उसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, उसका माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ आपको बता चुके हैं। बस इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा चैप्टर आपका जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है क्या है, निबंध है। सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही बनता है कि अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है और इसके निबंधकार यानी कि इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है पाठ का सारांश, यानी कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर का सारांश लेकर। सारांश का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे चैप्टर से क्या समझा उसी को शॉर्ट रूप में तो छोटे रूप में आपको बताना है, उसी को हम लोग सारांश बोलते हैं। तो सारांश लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको लेखक का जन्म पता होनी चाहिए, लेखक का मृत्यु पता होनी चाहिए, लेखक जो है क्या कहना चाहता है उनको पता होनी चाहिए। बस यही सबको बता करके मिला जुला के लिख दीजिएगा, आपको 100% जो है नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपका अर्धनारीश्वर का सारांश के बारे में। तो देखिए अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। पहला पॉइंट क्या बनता है, अर्धनारीश्वर के जो निबंधकार है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, दिनकर जी यानी कि लेखक जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो एक शंकर का और एक पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। क्या है कल्पित? कल्पित का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है, बस हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो एक शंकर और पार्वती का जो है क्या है, एक कल्पित रूप है जिसका आधा अंग जो है वो पुरुष का है, यानी कि जिसका आधा शरीर जो है वो पुरुष का है और जिसका आधा शरीर जो है वो नारी का है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि हम लोग दिनकर जी यानी कि लेखक का कहना है कि अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है, कल्पित रूप है जिसका आधा शरीर जो है वो पुरुष का है और जिसका आधा शरीर जो है वो नारी का है। चीज आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखिए, निबंधकार कहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि नारी और पुरुष जो है गुणों की दृष्टि से समान है। मतलब निबंधकार जी का कहना है कि पुरुष के अंदर जितना गुण होता है, जितना एबिलिटी होता है, उतना ही गुण जो है महिला के अंदर भी होता है, उतना ही एबिलिटी जो है महिला के अंदर भी होती है। तो ये किसका कहना है, निबंधकार का कहना है कि नारी और पुरुष जो है वो गुणों की दृष्टि से क्या है, समान है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो उसका जो गुण है एक दूसरे के समान है, यानी कि किसी को भी हम लोग ऊंच और नीच जो है नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिएगा, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने की डर से दबाए रखता है। यानी कि कवि का कहने का मतलब है, लेखक का कहने का मतलब है कि अगर पुरुष के अंदर महिला का गुण हो जाती है, या मतलब ये हकीकत है कि पुरुष के अंदर महिला का गुण होती है और ये भी हकीकत है कि महिला के अंदर पुरुष का गुण होती है, ये बात हकीकत है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रकट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मान लेते हैं आप एक पुरुष है, आपके अंदर महिला का गुण है, ये बात हकीकत है, लेकिन आप उस गुण को प्रकट नहीं करेंगे दूसरे के सामने, क्योंकि अगर आप उस गुण को प्रकट कीजिएगा, आप कहिएगा कि मेरे अंदर ये महिला वाली गुण है, तो आपको कहीं ना कहीं शर्म लगेगा और कहीं ना कहीं लोग जो है आपको भला बुरा कहेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों के अंदर मतलब दोनों यानी कि एक दूसरे का जो है दोष नहीं है, प्रत्येक ये जो है डर से, किसके डर से देख लीजिए यहाँ पर, परंतु पुरुष जो है स्त्रीण कहे जाने की डर से जो है इस गुण को दबाए रखता है, यानी कि किसी के सामने प्रकट नहीं करता है कि मेरे अंदर स्त्री का गुण है। लेकिन कवि का क्या कहना है, कवि का कहना है कि पुरुष के अंदर नारी का गुण होता है और नारी के अंदर पुरुष का गुण होता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रकट नहीं करता है। चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखिए, अगर नारों में वे विशेषताएं, ये नरों होगा, ठीक है, अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व जो है धूमिल नहीं बनता। जैसे कि आप सबको मालूम है नारी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा गुण होता है, उसके अंदर दया होती है, ममता होती है, औदार्य होती है, सेवा करना होती है। इस तरह का गुण जो है किसके अंदर होती है, ममता के अंदर होती है। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये सारे गुण जो है नर के अंदर आ जाए तो वो जो है धूमिल नहीं बन पाता बल्कि और अधिक निखर जाता है। वो जो है धूमिल नहीं पाता बल्कि और अधिक निखर जाता है।
इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है और इसी तरह जो है प्रत्येक स्त्री में जो है पुरुष का भी तत्व होता है। कैसे? तो आगे देखिए, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाले पुरुष को आनंद देने वाले रचना घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। यानी कि कवि का कहने का मतलब यह है कि जैसे पुरुष के अंदर दया, ममता, औदार्य, सेवा ये सारे गुण पाई जाती है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है। उसी तरीके से महिला के अंदर भी जो है पुरुष वाली गुण होती है, उसके अंदर भी जो है एक तरीके से मर्द वाली, यानी कि बोल सकते हैं कि पुरुष वाली गुण जो है महिला के अंदर भी होती है, लेकिन वो भी जो है इस चीज को प्रकट नहीं करता है। पुरुष आनंद देने वाली रचना घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बना देती है और इसलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा, और इसीलिए महिला को जो है दुर्बल कहने जाने लगा, क्योंकि वो जो है पुरुष का गुण को नहीं दिखाती है। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया, महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। यानी कि समय जब बीतते गया तो पुरुष और महिला के अंदर जो है एक प्रकार का डिफरेंस हो गया कि नहीं, तुम महिला हो तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम पुरुष हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं सकते। इस प्रकार का कुछ ना कुछ जो है समय बीतते बीतते जो है ऐसा होते गया। ठीक है, महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा और महिलाओं को सिर्फ किसका? सुख का जो है साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियां पर कोई भेदभाव नहीं करता। और कवि का कहना है, लेखक का कहना है कि पक्षियों में भी, जानवरों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी इस चीज का भेदभाव नहीं करता है। अब अगला पंक्ति देखिए, दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किनके प्रति जो है असहमत थे, यानी कि उससे एग्री नहीं करते थे। किसके प्रति? एक टैगोर के प्रति, टैगोर प्रसाद, और एक प्रेमचंद्र के कवियों के जो है ये विचार से क्या थे? असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रोमानी दृष्टि का जो है ये हमेशा विरोध करते थे। कौन? दिनकर जी। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ पर बनता है, आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बात किसने कहा कि जब जब स्त्री पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, और वहीं पे जब पुरुष स्त्री का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। ये बात आखिर किसने कहा? ये किसने कहा? तो ये प्रेमचंद्र ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी जो है स्वप्न है। नारी क्या है? एक स्वप्न है। नारी सुगंध है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानता है जिसमें धुलकर ना लग जाए। ये सब किसका कहना है? ये सब जो है सारा चीज रामधारी सिंह दिनकर का कहना है। और प्रेमचंद्र हो गया और भी बहुत सारे विद्वान हो गया, वो तो कहते हैं कि नहीं, औरत जो है वो प्रॉपर्टी है, वो जी घर में रहने वाली। जैसे आप कोई दौलत होता है, सोना चांदी होता है, उसको आप क्या करते हैं? घर में छुपा के रखते हैं। तो वैसे ही औरत का जो कंपेरिजन है वो सोना चांदी के साथ किया गया है कि एक प्रकार का दौलत है जिसको घर में छुपा के रखना चाहिए, और पूरी कमाने का जिम्मेदारी जो है वो मर्द के ऊपर होना चाहिए, और घर संभालने का जो जिम्मेदारी है वो औरत यानी कि महिला के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा कहना था प्रेमचंद्र लोगों का। ठीक है, प्रेम जैसे बड़े बड़े लेखकारों का, लेकिन इस बात से असहमत कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब आगे देखिए, निबंधकार रामधारी सिंह कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी जरूरी है। यानी कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना और नारी को एक हद तक नर बनना, ये भी जो है जरूरी है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम भी बापू मेरी माँ है। उसका नाम क्या है? बापू मेरी माँ। ये कौन लिखी थी? गांधी जी की पोती। ठीक है, तो ये था सारांश। आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो तो इस सारांश को जो है ना अपने शब्दों में कम से कम 2 पेज में 100% लिख देना है। कुछ भी लिख देना है, बस नर नारी के बारे में कि दोनों को अधिकार नहीं है, दोनों को ये नहीं है, दोनों को वो नहीं है, बस एकदम लिखते चले जाना है। 100% आपको नंबर मिल जाएगा। कॉपी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, कॉपी को हमेशा फुल करना है, चाहे आपको आंसर आए या ना आए, बस थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा आप अगर, तो पहला अगला प्रश्न आपका, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। आखिर रामधारी सिंह दिनकर जो कहते हैं कि पुरुषों में नारी के गुण होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए, इसको समझते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी जो है पूर्ण रूप से क्या है? समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई नारी का गुण है तो ऐसा नहीं कि वो पुरुष में आ जाने पर वो दोष हो जाएगा, वो कमजोरी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात
पुरुषों में नारी के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादा ही नहीं होती, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव आदि ये सारे गुण जो है पुरुष में आ जाए तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से अत्यधिक निखर उठेगा। यानी कि इसका कवि का, लेखक का कहने का मतलब ये है कि अगर पुरुष के अंदर ममता वाला गुण हो गया, माया, दया, यानी कि जो ममता के अंदर गुण होती है वो गुण अगर पुरुष के अंदर आ जाए तो पुरुष जो है वो और भी ज्यादा निखर उठेगा, और भी ज्यादा वो मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि उसका जो छवि है वो और अच्छा बन जाएगा। ये किसका कहना है? ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपका, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ? क्या कहने का मतलब है कि पुरुष और नारी के बीच जो है गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसको देखते हैं। देखिए, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। ये कौन समझती है? नारी समझती है कि अगर वो पुरुष का गुण सीख लेता है तो उसके नारीत्व में जो है बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी जो है यही सोचता है कि अगर वो स्त्रीयोचित यानी कि स्त्री का कोई भी गुण को अपना लेगा तो वो क्या मतलब कि उसको क्या कहे जाएंगे? स्त्रीण कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया है, पर बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से पूछा ही नहीं और जहां उसने चाहा उसे बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना डाला। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को कली मान लिया। उसी समय से धूप पुरुष और छाया नारी बन गई। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही। समझ गए? यानी कि उसी समय से धूप हो गया, पुरुष हो गया, छाया हो गया, ये सभी क्या बन गए? नारी। और ग्रीष्म हो गया, नर हो गया, और वर्षा ये सभी क्या हो गया? मादा। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि पुरुष और नारी के बीच, यानी बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि पुरुष और नारी के बीच जो बंटवारा है वो किस प्रकार हुआ? तो ये सिर्फ डर से, यानी कि अगर पुरुष सोचता है हमेशा कि अगर हम लोगों के अंदर महिला का गुण आ जाए तो समाज हम लोगों को ये कहेगा, वैसे ही महिला भी यही सोचती है कि अगर हम लोगों के अंदर पुरुष का गुण आ जाए तो समाज जो है हम लोगों को ये कहने लगेगा, ऐसा कहेगा। बस ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण पुरुष और महिला के अंदर जो है ऐसा बंटवारा हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों को बंटवारा किस प्रकार किया था? आदि मानव जो है वो नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा जो है किस प्रकार किया था, इसको देखते हैं। देखिए, यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देखकर हैरान हो उठेगा। अगर आज कहीं आप आदि मानव को देख लेते हैं तो वो ऐसे हालत को देख करके, समाज का ऐसे हालात को देख करके हैरान हो जाएगा, सहसा बोल भी पड़ेगा। और आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हमने धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे। यानी कि हम लोग साथ साथ जन्मे थे, धूप चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के भी हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता है तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलस्थिति था और नारी भी दुर्बल नहीं थी। यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर ये प्रश्न ये पूछा गया था कि अगर आज आदि मानव होता और ये सिचुएशन को देखता तो वो क्या सोचता? तो वो यही सोचता कि जब हम लोग थे तो उस समय हम और पुरुष और नारी कोई भेदभाव नहीं था। दोनों वर्षा हो, धूप हो, जाड़ा हो, कुछ भी हम लोग साथ में घूमते थे। कोई भी हमला करते तो शिकार भी हम लोग साथ में करते थे। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते थे कि नारी जो है कमजोर है, पुरुष जो है बहुत मजबूत है। ये बिल्कुल नहीं सोचते थे। ये किसका कहना है? आदि मानव का कहना है। ये जो है जब भी अगर देखेगा इस प्रकार का सिचुएशन को तो ये यही सोचेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका, आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है? यानी कि प्रश्न क्या है, आज जो है पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी जो है वो पुरुष को क्या समझती है? देखिए, आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है। समझ रहे हैं? आज जो है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है। यानी कि वो बिल्कुल माशूका समझती है उसको। यानी कि एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि बच्चा जैसा जो है प्यार वाला समझता है। ठीक है, वहीं भी प्रत्येक पत्नी जो है अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। यानी कि बहुत कुछ मतलब बहुत ही दुर्बल, यही मेरे लिए सब कुछ है और ये नहीं तो हम कुछ नहीं। तो पत्नी जो है कुछ इस प्रकार देखती है और पुरुष जो है कहते नहीं, ये मेरे सुकून है, मेरा मतलब कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वर्ड यहाँ पर बोलने के ये नहीं है। ठीक है, तो आप अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को
देखती है, जिस दृष्टि से लता जो है अपने वृक्ष को देखती है। तो ये प्रश्न का जो है आंसर आपका यही बनेगा। एक चीज आपको बताते हैं, किसी को भी अगर हिंदी का पीडीएफ हो या फिर कोई भी पीडीएफ हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको हो, ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो 7667532320 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। और हाँ, सिर्फ वही लोग मैसेज कीजिएगा जिसको पीडीएफ लेना है। आपको सभी सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ मिलेगा, सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, जिसका टोटल प्राइस जो है 249 रुपये है, ठीक है, टोटल। और वहीं पे सिर्फ एक सब्जेक्ट का लीजिएगा तो 99 रुपये आपको पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप मैसेज करें, जिसको चाहिए सिर्फ वही मैसेज करें, जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, और ले लीजिए जल्दी, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत कम है। आपको इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर सभी का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द ले लें, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या था आपका, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। ये किसका कहना था? तो ये जो है प्रेमचंद्र का कहना था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन कहा था कि जब पुरुष नारी का गुण लेती है तो वो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, ऐसा कौन कहा था? तो ये कहा था प्रेमचंद्र ने, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखें। यानी कि ये जो पंक्ति आपका दिया हुआ है इसका आपको मतलब पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पंक्ति है आपका, नारी तो हम करी सब ना किया विचार। नारी तो हम करी सब ना किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी का महाविकार। अब इसका पंक्ति का मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या है इस पंक्ति का मतलब। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछ दे कि 2 पंक्ति आपको दे देगा या 3-4 पंक्ति दे देगा और आपको कहेगा इन पंक्तियों का मतलब लिखें, भावार्थ लिखें, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसका तरीका को समझिए, आपको तभी नंबर मिलेगा। सिर्फ आंसर लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, पहले आपको तरीका लिखना होगा। सबसे पहला आपको लिखना होगा कि ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, और जहां से ये पंक्ति लिया गया है उसके लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए, ये पंक्तियां दिनकर जी की लेख अर्धनारीश्वर से लिया गया है। मतलब क्या कि ये जो पंक्ति है वो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जो कि क्या है, एक निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आपको पहले ये लाइन लिखना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। अब आगे इसका मतलब को लिखना पड़ेगा कि सभी ने नारियों की निंदा भी की है और विवाह भी किया। यानी कि सभी ने नारियों की जो है निंदा भी किया और उससे विवाह भी किया। यह विरोधाभास क्यों, आखिर ऐसा क्यों, ये अन्याय क्यों कि उसका निंदा भी करो और उससे शादी भी करो। वे स्वयं कहते हैं हमें यह पता नहीं था कि नारी जो है सांधि बाधक है, साधक नहीं, अतः उसके आकर्षण में तब फंस गए, पर जब यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या गुण दुर्गुण है तब हमने तुरंत उसका त्याग कर, अर्थात जब उसकी तथाकथित बुराइयों को जाना हमने उसका परित्याग कर दिया। यानी कि जब उसको देखा, सुंदर लगा, अट्रैक्शन हुआ तो उसे शादी किया, उसके साथ फंस गया, आकर्षण में आ गया। लेकिन जब उसके बारे में पता चला, थोड़ा और उससे इसके बारे में जाना, उसकी बुराइयों के बारे में जाना, उसके अंदर की कमियों को जाना, तो फिर उसे जो है त्याग दिया। तो आखिर ये भेदभाव क्यों? तो वही चीज कहा जा रहा है, नारी तो हम करी सब ना किए विचार, जब जानी तब पढ़ी नारी महाविकार। तो ये पंक्ति का मतलब यही होता है। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर से जो है इतना ही आपका, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जितना भी प्रश्न किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। प्लीज जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, और बहुत ही जल्द आपकी 2-2 करके क्लास रेगुलर होगी, और आपकी जो तैयारी है वो और तेज हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो उसको शेयर कीजिए और बताइए कि जल्द से जल्द वो पढ़ाई अपना स्टार्ट करें, क्योंकि वक्त जो है वो काफी कम है, समय आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ भी जो है जल्दी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ अगर आप लेंगे तो आप बुक वगैरह लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका सारा सिलेबस जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको भी पीडीएफ लेना है वो जरूर लीजिए। टोटल सब्जेक्ट का, यानी कि सभी सब्जेक्ट अगर आप लीजिएगा, सभी विषय, तो आपको 249 रुपये पड़ेगा। वहीं पे अगर एक सब्जेक्ट का सिर्फ लीजिएगा 99 रुपये। जिसको लेना है सिर्फ वही व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।